नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, साइबर अपराध की जांच। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल दुनिया में ये जासूसी, ये सुरागों का पीछा कैसे किया जाता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है आजकल। सोचिए, ये बिल्कुल पारंपरिक जासूसी जैसा ही है ना? बस यहाँ सबूत अलग किस्म के हैं। बिल्कुल मतलब यहाँ कोई बंदूक का खौल या पैरों के निशान नहीं मिलते। सही कहा। यहाँ तो डेटा, लॉग्स, फाइल्स, यही सब सुराग है। तो चलिए इस पूरे प्रक्रिया को थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, यहीं पर इसकी सबसे बड़ी पेचीदगी भी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, डिजिटल सबूत जो हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। हाँ। मतलब उन्हें बदलना, डिलीट करना या मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। ये तो है। तो इसीलिए पूरी जांच का जो सेंट्रल फोकस होता है वो है इन सबूतों की इंटेग्रिटी, मतलब अखंडता बनाए रखना, ताकि अदालत में टिक सके। एग्जैक्टली। ताकि अदालत में उन्हें चुनौती न दी जा सके, जी। वो स्वीकार्य हो। और ये सब जो है, ये डिजिटल फोरेंसिक किस स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। तो अगर हम स्रोत की बात करें तो साइबर अपराध जांच को वो कैसे परिभाषित करते हैं? इसका मतलब सिर्फ हैकिंग या ऑनलाइन फ्रॉड ही है? देखिए, मोटे तौर पे हाँ, लेकिन परिभाषा थोड़ी और गहरी है। जी। ये असल में कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल करके किए गए किसी भी अपराध की जांच है। किसी भी अपराध की? हाँ, इसमें अपराधियों का पता लगाना, फिर वो डिजिटल सबूत खोजना, उन्हें सही तरीके से इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना, ये सब शामिल है। अच्छा। ताकि उन पर फिर मुकदमा चलाया जा सके। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड भी है, डेटा चोरी भी, साइबर टेररिज्म के मामले भी, ऑनलाइन हैरेसमेंट भी, सब कुछ आ सकता है। समझ गई। और आपने कहा कि सबूतों की अखंडता सबसे जरूरी है, तो इसके लिए क्या कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन करना ही पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य सिद्धांत हैं जो आप कह सकते हैं कि इस पूरी जांच की नींव हैं। पहला है सबूतों का संरक्षण, मतलब प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि जो मूल डिजिटल सोर्स है, जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या फोन, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं। अच्छा, मतलब ओरिजिनल को हाथ भी नहीं लगाना? बिल्कुल नहीं। जो भी एनालिसिस होगा वो हमेशा उसकी एक सटीक फोरेंसिक कॉपी पर किया जाता है, मूल को एकदम सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, ये हुआ पहला सिद्धांत। दूसरा है कस्टडी की श्रृंखला, चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी? ये क्या चीज है? ये बेसिकली एक तरह का लॉग है, एक लिखित रिकॉर्ड। इसमें यह दर्ज होता है कि सबूत किसके पास कब से कब तक रहा, किसने उसे हैंडल किया और क्यों किया। अच्छा, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। हाँ, बिल्कुल। अगर इस रिकॉर्ड में जरा सी भी चूक हो गई या कोई गैप आ गया तो फिर डिफेंस लॉयर अदालत में सबूत की प्रामाणिकता पर सवाल उठा सकता है और पूरा केस कमजोर पड़ सकता है। इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गई। ये तो सबूत की पूरी यात्रा का हिसाब किताब हो गया। और तीसरा सिद्धांत? तीसरा है प्रतिकृति, रेप्लिकेशन। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, सारा विश्लेषण मूल डेटा की एक फोरेंसिक रूप से वेरीफाइड कॉपी पर होता है। इसे इमेज या बिट स्ट्रीम कॉपी कहते हैं। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है। अच्छा, ये अलग कैसे है? ये तकनीक सुनिश्चित करती है कि कॉपी जो है वो मूल की हूबहू नकल हो, एक एक बिट सेम हो, ताकि एनालिसिस के नतीजे भरोसेमंद हों। बाप रे, ये तो पारंपरिक जांच से वाकई बहुत अलग है। वहां तो सबूत दिखते हैं, आप छू सकते हैं। यहाँ तो सब कुछ अदृश्य है, 0 और 1 की दुनिया। बिल्कुल, और क्षणभंगुर भी। हाँ, तो फिर ये जांच जमीन पर, मतलब असल में शुरू कैसे होती है? पहला कदम क्या होता है? देखिए, प्रक्रिया बहुत सिस्टमैटिक रखनी पड़ती है, क्योंकि जरा सी लापरवाही भी सबूत मिटा सकती है। सही बात है। शुरुआत होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट से, FIR से। जैसे नॉर्मल क्राइम में होती है। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी भी अपराध की FIR होती है, वैसे ही साइबर अपराध की भी। लेकिन इसमें कुछ खास तकनीकी जानकारी देना जरूरी होता है। जैसे अपराध का प्रकार साफ साफ बताना। मान लीजिए रैंसमवेयर अटैक हुआ, या कोई फिशिंग ईमेल आया, या वेबसाइट हैक हुई। घटना की तारीख और समय अगर पता है तो बिल्कुल सटीक। कौन कौन से डिवाइस या नेटवर्क शामिल हो सकते हैं, उनका जिक्र, और जो हुआ उसका एक संक्षिप्त तकनीकी ब्यौरा। अच्छा, इससे जांच को एक दिशा मिलती होगी। हाँ बिल्कुल, इससे जांच टीम को अंदाजा लगता है कि उन्हें कहाँ देखना है, किस तरह के सबूत खोजने हैं। FIR दर्ज हो गई। हाँ। अब अगला कदम जाहिर है सबूत इकट्ठा करना होगा, मतलब खोज और जब्ती, सर्च एंड सीजर। सही। इसके लिए तो फिर कानूनी इजाजत यानी वारंट लगेगा ही। हाँ,
बिना कानूनी प्रक्रिया और वारंट के तलाशी या जब्ती नहीं की जा सकती। ये बहुत ज़रूरी है और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों? मतलब क्या खतरा रहता है? खतरा ये कि डिजिटल सबूत बहुत आसानी से मिट सकते हैं या अनजाने में बदल सकते हैं। जरा सी गलती हुई और सबूत बेकार। ओह, तो टीम करती क्या है? जांच टीम पहले घटनास्थल पर मौजूद जितने भी डिजिटल उपकरण हैं उनकी पहचान करती है। कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, टैबलेट, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, राउटर, सर्वर, सब कुछ। अच्छा, लिस्ट बनाती है। हाँ, फिर इन डिवाइस को जब्त करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे? सबसे पहले हर डिवाइस और घटनास्थल की जैसी है वैसी स्थिति में तस्वीरें ली जाती हैं, तस्वीरें? क्यों? ताकि बाद में पता रहे कि डिवाइस चालू था या बंद, कौन सी केबल कहाँ लगी थी, स्क्रीन पर क्या दिख रहा था, ये सब नोट किया जाता है। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन। फिर उपकरणों को सुरक्षित तरीके से बंद करना होता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? अगर कोई कंप्यूटर चल रहा है तो कभी-कभी उसे नॉर्मल शटडाउन करने के बजाय सीधे पावर सोर्स से बंद करना, मतलब प्लग निकालना, बेहतर समझा जाता है। अरे, ऐसा क्यों? इससे सिस्टम की जो अस्थिर मेमोरी है, यानी रैम, जिसमें उस वक्त का डेटा हो सकता है, हाँ। वो डेटा शटडाउन प्रोसेस में शायद खो जाए। प्लग निकालने से उसे रिकवर करने का एक चांस मिल सकता है। अच्छा, ये तो बड़ी टेक्निकल बात है। हाँ, और आखिर में जब्त किए गए हर सामान को बहुत सावधानी से पैक किया जाता है, उस पर लेबल लगाया जाता है और चेन ऑफ कस्टडी का रिकॉर्ड तुरंत शुरू कर दिया जाता है। मतलब हर कदम बहुत सोचा समझा और नपातुला होता है। बिल्कुल। हमने ये तो बात की कि फिजिकल डिवाइस कैसे जब्त होते हैं, लेकिन बहुत सारे साइबर अपराध तो पूरी तरह ऑनलाइन होते हैं। जैसे आपने कहा फिशिंग ईमेल या कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी। हाँ, उन मामलों में सुराग कैसे मिलते हैं? कोई डिवाइस तो है नहीं जब्त करने को। सही सवाल है। उसके लिए फिर ईमेल को ट्रैक और ट्रेस करने जैसी तकनीकें हैं। ईमेल ट्रैकिंग? हाँ, हर ईमेल जो हम भेजते या पाते हैं वो अपने साथ अदृश्य रूप में बहुत सारी तकनीकी जानकारी लेकर चलता है। इसे ईमेल हेडर कहते हैं। हेडर? ये वो चीज है जो हमें नॉर्मली दिखती नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें ईमेल के सफर का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। ईमेल का सफर, ये कैसे पता चलता है? हेडर में कई चीजें होती हैं, लेकिन जांचकर्ता मुख्य रूप से रिसीव्ड हेडर्स को देखते हैं। रिसीव्ड हेडर्स? हाँ, ये बताते हैं कि ईमेल भेजने वाले से लेकर पाने वाले तक किन किन सर्वरों से होकर गुजरा है। हर सर्वर अपनी एक टाइम स्टैम्प और अपना आईपी पता उस पर जोड़ देता है। अच्छा, जैसे चिट्ठी पर पोस्ट ऑफिस की मुहर लगती है। कुछ वैसे ही समझ लीजिए। फिर फ्रॉम और रिटर्न पाथ फील्ड से भेजने वाले का ईमेल पता चलता है, हालांकि इसे आसानी से जाली बनाया जा सकता है। मैसेज आईडी हर ईमेल की एक यूनिक पहचान होती है। लेकिन सबसे अहम सुराग क्या होता है इसमें? सबसे अहम सुराग होता है आईपी पता, उन सर्वर्स का आईपी एड्रेस जिनसे ईमेल गुजरा है, खासकर ओरिजिनेटिंग सर्वर का। आईपी एड्रेस से क्या पता चलता है? जांचकर्ता इन आईपी पतों को ट्रैक करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी का है। जैसे एयरटेल, जियो या कोई और? हाँ बिल्कुल। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत उस आईएसपी से संपर्क करके पूछा जाता है कि उस खास समय पर वो आईपी पता किस ग्राहक को दिया गया था। ओह अच्छा, तो इस तरह सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये एक तरीका है, हालांकि ये हमेशा सीधा नहीं होता, क्योंकि अपराधी प्रॉक्सी सर्वर या वीपीएन का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छुपा सकते हैं। ये तो है। यानी ईमेल के डिजिटल लिफाफे पर छिपे पते को खोजना, ये तो साफ है कि इतनी जटिल जांच में बहुत सारे दस्तावेज भी बनते होंगे। हाँ बिल्कुल। स्रोत में कुछ चेकलिस्ट्स और रिपोर्ट्स का जिक्र था, वो क्यों जरूरी हैं? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। ये सिर्फ जांच को व्यवस्थित रखने के लिए ही नहीं, बल्कि बाद में अदालत में हर कदम को सही साबित करने के लिए भी बेहद जरूरी है। अच्छा, कौन कौन सी चेकलिस्ट्स होती हैं? जैसे एक होती है कंप्यूटर सबूत मूल्यांकन चेकलिस्ट। ये तब काम आती है जब टीम पहली बार किसी डिवाइस को देखती है या जब्त करती है। इससे उसकी स्थिति, चालू है, बंद है, नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं, इन सबको एक स्टैंडर्ड तरीके से दर्ज किया जाता है ताकि कोई अहम बात छूट ना जाए। ओके, और फिर जब वो डिवाइस लैब में एनालिसिस के लिए आता है तो कंप्यूटर सबूत विश्लेषण चेकलिस्ट का इस्तेमाल होता है। लैब में? हाँ, ये फॉरेंसिक परीक्षक को गाइड करती है कि विश्लेषण के सारे जरूरी कदम सही ढंग से उठाए जाएं। जैसे फॉरेंसिक इमेज बनाना, उसकी हैश वैल्यू चेक करना, ये पक्का करने के लिए कि कॉपी सही बनी है। फिर कीवर्ड सर्च करना, डिलीटेड डेटा रिकवर करना, फाइलों की टाइमलाइन बनाना, ये सब। ये तो बहुत डिटेल में होता होगा। हाँ, बहुत। और आखिर में बनती है कंप्यूटर सबूत विश्लेषण रिपोर्ट। ये फाइनल रिपोर्ट जैसी है? ये एनालिसिस की रिपोर्ट है।
एक औपचारिक रिपोर्ट जिसमें फॉरेंसिक जांच के दौरान जो भी तकनीकी सबूत मिले, जो भी निष्कर्ष निकले, उनका पूरा ब्यौरा होता है। यही रिपोर्ट फिर जांच अधिकारी को सौंपी जाती है और कोर्ट में इस्तेमाल होती है। समझ गई। आपने डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की बात की। ये कैसे मुमकिन होता है? मतलब डिजिटल सबूतों की रिकवरी। मुझे तो लगता था डिलीट मतलब हमेशा के लिए डिलीट। नहीं नहीं, डिजिटल दुनिया में डिलीट का मतलब अक्सर हमेशा के लिए गायब नहीं होता। सच में? हाँ, ये रिकवरी एनालिसिस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप कंप्यूटर या फोन से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम असल में उस डेटा को तुरंत मिटाते नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? वो बस उस जगह को जहां डेटा था उसे खाली या फिर से इस्तेमाल के लिए उपलब्ध, अवेलेबल फॉर ओवरराइट, मार्क कर देते हैं। डेटा असल में तब तक वहीं पड़ा रहता है जब तक कोई नया डेटा आकर उसकी जगह न ले ले। अरे वाह! तो उसे वापस कैसे लाते हैं फिर? इसके लिए दो मुख्य तकनीकें हैं। पहली है डेटा नक्काशी यानी डेटा कार्विंग। डेटा कार्विंग ये क्या होता है? ये तकनीक ड्राइव के उस हिस्से को स्कैन करती है जिसे अनअलोकेटेड स्पेस कहते हैं, जहां डिलीटेड फाइल्स का डेटा हो सकता है। और ये जानी पहचानी फाइल टाइप्स जैसे जेपीजी इमेज या पीडीएफ डॉक्यूमेंट, उनके खास सिग्नेचर या पैटर्न को ढूंढकर फाइलों के टुकड़ों को रिकवर करती है, भले ही उनका नाम या एड्रेस फाइल सिस्टम से मिट गया हो। अच्छा, मतलब टुकड़ों को जोड़कर फाइल बनाना। हाँ, एक तरह से। दूसरी तकनीक है अनडिलीशन। अनडिलीशन ये उन फाइलों को रिकवर करने की कोशिश करती है जिन्हें नॉर्मल तरीके से डिलीट किया गया है और जिनका कुछ मेटा डेटा मतलब फाइल के बारे में जानकारी अभी भी फाइल सिस्टम में मौजूद हो सकती है। फॉरेंसिक टूल इस जानकारी का इस्तेमाल करके फाइल को फिर से जोड़ सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और जो साइबर फॉरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट बनती है उसमें इन रिकवरी की कोशिशों और उनके नतीजों का पूरा विवरण होता है। क्या रिकवर हुआ, कैसे हुआ और उसका केस से क्या लेना देना है, ये सब साफ साफ बताया जाता है। और जब ये सारी जांच, विश्लेषण, रिकवरी सब कुछ पूरा हो जाता है तब एक अंतिम रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट तैयार होती होगी? हाँ बिल्कुल, अंतिम रिपोर्ट पूरी जांच का सार होती है, एक तरह से पूरी कहानी। इसमें क्या क्या होता है? इसमें मामले की पूरी पृष्ठभूमि, जांच का दायरा क्या था, मतलब क्या जांचा गया, क्या सीमाएं थीं, कौन कौन सी तकनीकें और उपकरण इस्तेमाल किए गए, उनका विवरण, जांच के दौरान जो भी महत्वपूर्ण सबूत मिले उनका पूरा विस्तृत ब्यौरा और जांचकर्ता का अंतिम विश्लेषण। ये रिपोर्ट पूरी तरह तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल होनी चाहिए। इसमें किसी तरह की अटकलबाजी या पर्सनल ओपिनियन की कोई जगह नहीं होती। यही रिपोर्ट फिर प्रोसिक्यूशन का आधार बनती है। ये सब सुनने में तो बेहद तकनीकी और बहुत मेहनत वाला काम लगता है भी। जाहिर है इस तरह की जांच के लिए खास इंतजाम भी चाहिए होंगे। आम पुलिस स्टेशन में तो ये सब मुमकिन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में एक समर्पित सेल या लैब की स्थापना का जिक्र है, इसकी क्या जरूरतें होती हैं? बिल्कुल सही। प्रभावी साइबर जांच के लिए एक समर्पित साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल या एक फॉरेंसिक लैब अनिवार्य है। इसके लिए सिर्फ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर काफी नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। इकोसिस्टम मतलब सबसे पहले तो एक सुरक्षित भौतिक स्थान चाहिए, एक ऐसी लैब जहां बाहर के लोगों का आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित हो, ताकि सबूत सुरक्षित रहे। हाँ, चेन ऑफ कस्टडी बनी रहे। यहाँ का वातावरण भी कंट्रोल्ड होना चाहिए, सही तापमान, नमी, धूल से बचाव और सबसे जरूरी स्थिर बिजली सप्लाई, क्योंकि डिजिटल सबूत बहुत सेंसिटिव होते हैं। और उपकरणों की बात करें तो फिर आते हैं विशेष हार्डवेयर और उपकरण। नॉर्मल कंप्यूटरों से ये भारी भरकम काम नहीं होता। शक्तिशाली फॉरेंसिक वर्कस्टेशंस चाहिए होते हैं जो बहुत बड़े डेटा सेट्स को जल्दी प्रोसेस कर सकें। और वो आपने एक डिवाइस का जिक्र किया था जो डेटा लिखने से रोकता है। हाँ, राइट ब्लॉकर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। ये पक्का करते हैं कि जब जांचकर्ता किसी सबूत वाली ड्राइव को, जैसे जब्त की गई हार्ड डिस्क को, अपने सिस्टम से जोड़ें तो उस पर गलती से भी कोई डेटा लिख ना जाए, वरना सबूत बदल जाएगा। हाँ, वरना मूल सबूत बदल जाएगा और उसकी कानूनी वैधता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ड्राइव की सटीक कॉपी बनाने के लिए विशेष इमेजिंग डिवाइस या डुप्लीकेटर्स चाहिए होते हैं, और मोबाइल फोन की जांच के लिए तो बिल्कुल अलग तरह के उपकरण और तकनीकें होती हैं। अच्छा, और सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कोई खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं? हाँ बिल्कुल, विशेष फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर सूट जरूरी है। ये सॉफ्टवेयर डेटा को बहुत गहराई से एनालाइज कर सकते हैं, डिलीटेड फाइल्स रिकवर कर सकते हैं, एन्क्रिप्टेड डेटा से निपट सकते हैं और पूरी जांच प्रक्रिया का ऑटोमेटिक लॉग भी रखते हैं। कोई नाम? कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं जैसे एनकेस, एफटीके,
और कई अच्छे ओपन सोर्स विकल्प भी उपलब्ध हैं, जैसे ऑटोप्सी, द स्लूथ किट। इनके साथ ही मैलवेयर विश्लेषण के लिए भी खास टूल्स की जरूरत पड़ती है। यानी सिर्फ महंगे उपकरण और सॉफ्टवेयर ले लेने से काम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी कड़ी है प्रशिक्षित कर्मचारी, लोग। हाँ, टीम में सर्टिफाइड डिजिटल फॉरेंसिक परीक्षक होने चाहिए, जिन्हें सबूतों को संभालने, उन्हें प्रिजर्व करने और उनका विश्लेषण करने की गहरी समझ हो। नेटवर्क फॉरेंसिक के एक्सपर्ट चाहिए, जो नेटवर्क ट्रैफिक और सर्वर लॉग्स का विश्लेषण कर सकें। और कानूनी पहलू? उसके लिए कानूनी सलाहकार भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, जो ये सुनिश्चित करें कि पूरी जांच प्रक्रिया कानूनी दायरे में हो, हर नियम का पालन हो रहा हो। और अंत में इन सबको एक साथ बांधने के लिए चाहिए मानक संचालन प्रक्रियाएं, मतलब एसओपीज। एसओपीज मतलब काम करने का तय तरीका। हाँ, हर काम को करने का एक तय लिखित तरीका। सबूत कैसे जब्त होगा, उसकी इमेज कैसे बनेगी, रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी, हर चीज के लिए एसओपीज होनी चाहिए। इससे जांच में एक रूपता आती है, गलतियों की संभावना कम होती है, और अगर बाद में कोर्ट में कोई सवाल उठे तो ये एसओपीज कानूनी बचाव में मदद करती हैं। समझ गए। तो ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, बल्कि सख्त प्रक्रियाओं, गहरी विशेषज्ञता और लगातार सतर्कता का भी है। ये एक पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल, यही किसी भी सफल साइबर जांच की नींव है। तो इस सारी बातचीत से, इस जानकारी से हम क्या समझें? हमने आज साइबर अपराध जांच की जटिल दुनिया की एक झलक देखी है। इसके सिद्धांतों से लेकर तकनीकों और जरूरी सेटअप तक। ये तो साफ है कि ये बेहद बारीकी, धैर्य और विशेषज्ञता वाला काम है। जरा सी चूक बहुत महंगी पड़ सकती है। हाँ, और ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार बदल रहा है। टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है। सही कहा। अपराधी हमेशा नए तरीके इजाद करते रहते हैं। बेहतर एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करना, अपनी पहचान छुपाने के नए रास्ते ढूंढना। तो इसलिए जांचकर्ताओं को भी अपनी जानकारी और अपनी तकनीकों को लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। ये तो एक अंतहीन दौड़ लगती है। हाँ, ये डिजिटल दुनिया में अपराध और न्याय के बीच एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने जिन सिद्धांतों और तकनीकों की बात की, सबूतों की अखंडता, वो चेन ऑफ कस्टडी, सावधानी से किया गया विश्लेषण, ये इस दौड़ में न्याय सुनिश्चित करने के लिए जांचकर्ताओं के सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। डिजिटल सबूतों को अदालत में टिकने लायक बनाना, उन्हें कानूनी तौर पर मजबूत बनाना ही इस पूरी कवायद का असली मकसद है। इस जटिल और वाकई बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस डिजिटल दुनिया पर इतने निर्भर हैं, उसकी सुरक्षा के पीछे कितनी परतें हैं, कितनी चुनौतियां हैं। और अगर भविष्य की ओर देखें तो एक सवाल मन में आता है। पूछिए। जैसे जैसे AI, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और शायद क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें और आम होंगे, साइबर अपराध जांच के सामने किस तरह की नई अभूतपूर्व चुनौतियां आ सकती हैं, इस पर शायद हम अगली बार बात करें। जरूर, ये बहुत अहम सवाल है।